हिंदी साहित्य की पिछली क्लास में हमने आर्य भाषाओं का विकास देखा। हिंदी भाषा का विकास किस तरह हुआ, आर्य भाषाओं का विकास किस तरह हुआ। आर्य भाषाओं के विकास में तीन अवस्थाएं हमने देखी थी। पहली थी प्राचीन आर्य भाषाएं, जिसमें वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत एक 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, उसके बाद उसका सरलीकृत रूप थोड़ा सा आया तो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक आया। उसके बाद मध्यकालीन आर्य भाषाओं की जो दूसरी अवस्था थी वो 500 ईसा पूर्व से 1100 ईसा पूर्व तक चली, जिसमें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हट्ट आती हैं। तो इसमें पाली का समय जो होता है 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक रहता है। और जो पाली है ये मध्यकालीन आर्य भाषाओं की पहली अवस्था है। और आज हमारे क्लास का विषय भी यही है। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद शरण IAS। पाली एक ऐसी भाषा है जो संस्कृत के बाद, संस्कृत एक अभिजात वर्ग की भाषा थी, सबके लिए ग्राह्य नहीं थी। ना तो सब लोग पढ़ सकते थे, ना ही सब लोग सीख सकते थे। लोगों निम्न वर्ग के लिए वो एक तरह से आसमान का फल तोड़ने जैसा था। तो निम्न वर्ग और उच्च वर्ग की खाई पाटने वाली ये भाषा पाली है, जिसने जनसामान्य में संस्कृत का, लौकिक संस्कृत के बाद लौकिक वैदिक संस्कृत का सरलीकृत रूप लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत का सरलीकृत रूप पाली के रूप में, ऐसी भाषा के रूप में बनकर आया जो पूरे मध्य 500 ईसा पूर्व लगभग बुद्ध के समय में लगभग पूरे जनमानस, जो वहाँ की आबादी थी पूरी भारत की, वो उस भारत की आबादी, पूरी आबादी के लोग वो बोलते थे। और उस समय के जो धर्म गुरु थे, जैसे महात्मा बुद्ध जी थे, इन्होंने पाली भाषा को ही अपनी प्रवचन का माध्यम बनाया। लोगों, चूँकि वो लोगों की भाषा थी, जनभाषा थी उस समय और आसानी से समझ में आती थी, तो इसको उन्होंने बनाया। हम इसमें देखेंगे कि संस्कृत से सरलीकृत होकर के पाली कैसे बनी। और हमारे सिलेबस में ये हर बार पूछा जाता है। हिंदी साहित्य फर्स्ट पेपर के भाग का में अनिवार्य प्रश्न के रूप में, पहले प्रश्न के रूप में पाली भाषा की कभी उत्पत्ति पूछी जाती है, कभी इसका नामकरण पूछा जाता है, और कभी इसकी ध्वनिगत विशेषताएं पूछी जाती हैं, कभी व्याकरणिक विशेषताएं पूछी जाती हैं, कभी शब्दकोशीय विशेषताएं पूछी जाती हैं। तो आज हम इसी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसका नामकरण लेते हैं कि पाली नाम कैसे पड़ा, नामकरण इसका कैसे हुआ। हम जानते हैं पाली भाषा जो है, पाली है इसका नाम। तो पाली में जो पहली विद्वानों का जो मत है, इन्होंने पाली को पल्ली से जोड़ा। ये उच्चारण से लेकर, उच्चारण को इन्होंने देखा तो पल्ली अर्थात ग्राम, पल्ली अर्थात ग्राम। अभी हमने बताया कि ये उस समय गांव की भाषा थी। गांव की भाषा के मतलब यह है कि जनसामान्य की भाषा थी, और जनसामान्य की भाषा पल्ली उस समय सब पाली में गांव को कहते थे, तो अर्थात ग्राम की भाषा और लोगों की भाषा थी। इस वजह से इसे ग्राम की भाषा होने के कारण पाली नाम दिया गया। ये समझ में आ गया होगा आपके। दूसरा पाटली, इसका संबंध उन्होंने पाटली से जोड़ा। पाटली यानी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र आप लोग समझ ही रहे होंगे। पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य की राजधानी थी, और मगध साम्राज्य की राजधानी होने के नाते इसे मगध की भाषा कहा गया, पाटलिपुत्र की भाषा कहा गया, और इसको पाली नाम दे दिया गया। पाटलिपुत्र और पाली नाम दिया गया। तीसरा, इसको पंक्ति से जोड़ा गया। पंक्ति मतलब पंक्तियाँ, किसी ग्रंथ की पंक्तियाँ, वचनों की पंक्तियाँ। तो विद्वानों ने ये अनुमान लगाया कि चूँकि समस्त बौद्ध प्रवचन, बुद्ध ने जो उपदेश दिए सारे पाली भाषा में उन्होंने दिया, लोगों ने पाली भाषा में ही श्रवण किया उसको, तो बुद्ध वचनों को धारण करने वाली भाषा के रूप में, बुद्ध वचनों को आगे ले जाने वाली भाषा के रूप में इसे माना, और इसे पंक्ति के रूप में, बुद्ध वचनों को धारण करने वाली भाषा के रूप में, वचनों को धारण करने वाली पंक्तियाँ वाली पंक्ति, इससे इसका पंक्ति से ये पाली बना।
और जो चौथी एक और है, ये पालयति से माना गया है, पालयति। यानी बुद्ध वचन तो पाली भाषा में थे ही, बौद्ध ग्रंथ भी जितने हुए वो अधिकतर उस समय के जितने भी बौद्ध ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। तो पाली भाषा में लिखे होने के कारण या बौद्ध ग्रंथों को पालने वाली भाषा, बौद्ध ग्रंथों को पालने वाली भाषा होने के कारण इसे पाली कहा गया। तो ये कुछ मत हैं जो विद्वानों ने दिए हैं। इसके अलावा उस समय चूँकि बौद्ध, अधिकतर विद्वानों का कहना है कि उस समय चूँकि बौद्ध धर्म का प्रचलन और उपदेश सब पाली भाषा में था, और उस समय जो प्राकृत थी, प्राकृत का तद्भव पाली को उन्होंने माना है, और इस कारण से इसे बौद्ध प्राकृत भी कुछ लोगों ने कहा है, बौद्ध प्राकृत भी कहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पाली का नामकरण एक विभिन्न विद्वान, एक मत नहीं है, लेकिन इन्हीं में से किसी कारण से इसका नाम पाली पड़ा और एक जनभाषा के रूप में प्रचलित हुई। इसकी विशेषताएं देखते हैं। इस भाषा की विशेषताएं, ये सरलीकृत कैसे हुई संस्कृत भाषा से, ये सरलीकृत होकर के इतनी आसान कैसे बनी, इसको हम देखते हैं। कौन से इसमें व्याकरणिक परिवर्तन आए, व्याकरणिक परिवर्तन कौन कौन से ऐसे परिवर्तन आए जिसने जो है इस भाषा को आसान बनाया, संस्कृत की क्लिष्टता को कम किया और लोगों के लिए ये सुलभ बन सकी। तो सबसे पहले ध्वनिगत विशेषताएं देखेंगे। ध्वनिगत विशेषताएं, ध्वनिगत विशेषताओं में पहले स्वर देखेंगे। इसमें स्वर कौन कौन से थे? स्वर हम जानते हैं कि स्वर क्या होते हैं। वर्तमान में अगर हम देखें तो स्वर में ह्रस्व और दीर्घ। तो इसमें जो ह्रस्व था संस्कृत से कुछ परिवर्तित हुआ। ह्रस्व अगर हम इधर लिख दें और दीर्घ इधर लिख दें, तो ह्रस्व जो शब्द थे, ह्रस्व स्वर थे। ह्रस्व में अभी भी छोटा आ, छोटी ऊ, और ये दो स्वर और अलग टाइप के थे ये। और दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ, री यहाँ लुप्त हो गया, ए, ओ, ये दो स्वर थे। री, ए और ओ, री, ए और ओ ये लुप्त हो गए। कौन कौन से? री, ए और ओ, ये संयुक्त स्वर थे। ये तीनों संयुक्त स्वर ये पाली में नहीं दिखाई देते हैं। ये ध्यान रखिएगा, तीनों संयुक्त स्वर इसमें पाली में नहीं है। इसकी इस परिवर्तन के कारण जो परिवर्तन दिखता है भाषा में, जो परिवर्तन दिखता है, जैसे ए और औ हट गए, जब ए और औ हटे, ए और ओ का स्थान ए और ओ ने ले लिया, तो ये जैसे सैलम था तो क्या हो गया? सेलम। कौशल अगर था तो ये हो गया कौशल। यहाँ देखिए औ की मात्रा ओ में परिवर्तित हो गई, ए की मात्रा ए में परिवर्तित हो गई। री हटा, यहाँ ए और ओ, ए और ओ के रूप में प्रचलित हुए। री हट गया, री समाप्त हो गया, लेकिन इसका जो उच्चारण था वो कभी ई के रूप में हुआ। जैसे जब ई के रूप में हुआ तो जैसे मृत्यु था तो ये हो गया मित्यु, मित्यु। कभी आ के रूप में हुआ, जैसे नृत्यम, री की मात्रा थी तो ये हो गया नच्चम। और कभी ऊ के रूप में हुआ, ऊ के रूप में। जैसे अगर आप उदाहरण दें इसका, तो इसका उदाहरण होगा, अगर ऊ के रूप में जब हुआ तो ऋतु अगर मान लिया है, ऋतु,
तो ये हो गया उतु। यहाँ देखें री ऊ हो गया, री आ की मात्रा में परिवर्तन, ना के बाद जो आ है मी, ये री की मात्रा ई की छोटी ई के रूप में परिवर्तित हो गई। ये परिवर्तन आए, इससे ये जो क्लिष्टता थी संस्कृत की ये थोड़ी सी अलग हुई। री ध्वनि एक होती थी संस्कृत में, ये लुप्त हो गई। विसर्ग उसमें संस्कृत में बहुत लगते हैं, तो इकारांत विसर्ग और अकारांत विसर्ग, इकारांत विसर्ग जो होते हैं, जैसे अग्नि, यानी ई की मात्रा पर जो विसर्ग लगा हुआ है ये परिवर्तित हुआ और विसर्ग हट गया, यहाँ से अग्नि हो गया, अग्नि। इसी तरह से अकारांत उकारांत विसर्ग, उकारांत जो विसर्ग था वो वहाँ से विसर्ग हट गया, जैसे धेनु का धेनु हो गया। अब ये बोलने में आसानी हो गई। अग्नि, धेनु, ऋतु, नृत्यम, मिच, मतलब ये थोड़ी सी जो क्लिष्टता थी बोलने की, ये थोड़ी सी आसानी आई। ये हो गए स्वर संबंधी जो परिवर्तन हुए। इसका जो मुख्य था ये हमने बता दिया है। इसके बाद अब देखते हैं कि व्यंजन में क्या परिवर्तन हुए। सरलीकरण की प्रक्रिया में व्यंजन में क्या परिवर्तन हुए, तो जो व्यंजन था इसका, व्यंजन देखते हैं। जो व्यंजन लिखे जाते थे, व्यंजन हम जानते हैं वर्तमान में भी काखा गाघा अंगा चाचा चाचा यही लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो व्यंजन परिवर्तित होकर के संस्कृत से जो परिवर्तित होकर के आया वो का, खा, गा, घा, अंगा नहीं है, क्योंकि संस्कृत में अंगा का प्रयोग बहुत होता था। ये संस्कृत को क्लिष्ट बनाता है, इसलिए अंगा को हट गया यहाँ से। चा, छा, जा, झा, इयाँ हटा दिया गया, इयाँ हट गया, लुप्त हो गया, क्योंकि इयाँ भी संस्कृत में अभी भी देखिए तो इयाँ और अंगा का बहुत व्यापक प्रयोग होता है, और ये संस्कृत को संगीतमय तो बनाते हैं लेकिन क्लिष्ट बनाते हैं। सामान्य लोग इसके इतने आसानी, सामान्य लोगों को लोकल अपने बोलचाल की भाषा में इसका प्रयोग अनुचित लगा या इसका प्रयोग कठिन लगा, तो इस वजह से इन लोगों ने धीरे धीरे ये चीज़ें लुप्त होने लगी। बाकी व्यंजन वैसे ही हैं, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा। उसके बाद सा और हा। यहाँ हम देखते हैं कि सा में दो सा नहीं हैं। कौन कौन से? सा, बड़ा सा और खष्टी सा, ये दो सा लुप्त हो गए, ये हट गए। दो सा हटे, इनकी जगह क्या आ गया? छोटा सा आ गया। जैसे उदाहरण अगर देखें, उदाहरण तो अगर मान लें मनुष्य है तो हो गया मनुष्यो, शिष्य तो शिष्यो, इस तरह से हो गया। इसके अलावा बहुत सारे परिवर्तन हुए इसमें, जैसे का के स्थान पर गा का प्रयोग हुआ, गा का प्रयोग हुआ। जैसे लोक का लोग हो गया। महाप्राण व्यंजनों के स्थान पर हा का प्रयोग होने लगा। महाप्राण व्यंजन आप लोग जानते होंगे कि अगर इसमें देखा जाए तो दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होते हैं। खा, घा, छा, झा, ठा, ढा, था, धा, फा, ये होगा भा होगा, फा, भा। इस तरह से ये महाप्राण व्यंजन है, तो इनकी जगह पर हा का प्रयोग होने लगा महाप्राण के स्थान पर। हाँ, जैसे रुधिर, क्या हो जाएगा रुधिर का? रुधिर का रुहिर। गाथा का गाहा,
इस तरह से ये परिवर्तन आए। ये परिवर्तन, इसके अलावा और जो परिवर्तन हुए वो संयुक्ताक्षरों में हुए। संयुक्ताक्षर में जो परिवर्तन हुए, जैसे संयुक्ताक्षर संस्कृत को क्लिष्ट बनाते हैं। संयुक्त अक्षरों में जो परिवर्तन इन लोगों ने जो परिवर्तन हुआ है, उसमें सबसे पहले जो हुआ रेफ, जो किसी शब्द में रेफ रा का जो ऊपर लगता था वो हट गया। रेफ युक्त जो व्यंजन थे उसमें से रेफ हट गया और जो परवर्ती व्यंजन था उसका द्वितीकरण होने लगा। जैसे धर्म है, धर्म है तो माँ के ऊपर का रेफ हट गया, रा हट गया, और जो परवर्ती व्यंजन यानी बाद का व्यंजन है उसका द्वितीकरण होने लगा, यानी वो 2 बार प्रयुक्त होने लगा। जैसे धर्म है तो यहाँ से ये रेफ हटा और इसका द्वितीकरण हुआ, तो देख लीजिए धा अधमा मा धम्म हो गया। इसी तरह से कर्म अगर देख लीजिए, कर्म को देखिए तो कम हो गया। सर्पा तो क्या हो जाएगा सप्पो, ये सप्पो हो गया, स अधपा पो। इस तरह से द्वितीकरण, जो रेफ हटा और परवर्ती व्यंजन का द्वितीकरण हुआ। दूसरा जो परिवर्तन हुआ इसमें, अगर पहले व्यंजन में रा है, संयुक्त व्यंजन के पहले व्यंजन में अगर रा है तो वो हट गया। जैसे प्रिय तो हो गया पिय, ये रा हटा। इसी तरह से प्रियदर्शी हम जानते हैं, अक्सर सुनते हैं, प्रियदर्शी का क्या हो जाएगा पिय दस्सी। इसके हटने से, संयुक्त व्यंजन में ये रा हटने से भी थोड़ी सी भाषा जो हुई वो आसान हुई और लिखना पढ़ना आसान हुआ। इस तरह से व्यंजन जो ध्वनिगत विशेषताएं थीं, इन ध्वनिगत विशेषताओं के कारण जो परिवर्तन आए, इससे पाली भाषा लोगों के लिए ग्राह्य होने लगी और धीरे धीरे लोगों के हृदय पर उस समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में राज करने लगी। और महात्मा बुद्ध या तत्कालीन जो धर्म प्रचारकों ने इसी भाषा को अपने प्रवचन का माध्यम बनाया। अब आगे देखते हैं इसकी जो व्याकरणिक विशेषताएं उसमें क्या परिवर्तन आए। व्याकरणिक विशेषताएं, इसमें क्या परिवर्तन आया, इसमें भी कई परिवर्तन हुए। जैसे संस्कृत में 3 लिंग होते थे, 3 लिंग होते थे, कौन कौन से? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। लेकिन ये पाल में आकर के एक धीरे धीरे खत्म होने लगा, इसका प्रयोग कम होने लगा और नपुंसक लिंग का प्रयोग पुल्लिंग के रूप में होने लगा, यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग 2 लिंग रह गए। वचन भी 3 थे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन द्विवचन का प्रयोग बहुवचन के रूप में होने लगा। अब जो है एक वचन हो रह गया और बहुवचन रह गया। कारक व्यवस्था में भी सरलीकृत हुआ और कारक व्यवस्था जो है और सरलीकृत हुई। लिंग हो गया, वचन हो गया, इसमें जो जितने रूप बनते थे उन रूपों में कमी आई और क्लिष्टता इसकी धीरे धीरे कम हुई। इसके अलावा प्रातिपदिक जो स्वरांत होने लगे, पहले जो व्यंजनांत होते थे, जैसे जगत का जग हो गया, महान का महा हो गया। इस तरह से जो शब्दांत प्रातिपदिक थे, जो व्यंजनांत होते थे वो अब स्वरांत होने लगे। ये कुछ परिवर्तन जो व्याकरण में हुए, इसकी वजह से भी भाषा का प्रयोग करना जन सामान्य के लिए आसान हो गया। जो शब्दगत विशेषताएं आई, शब्दगत या शब्दकोशीय विशेषताएं, ये हम जानते हैं कि 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक का समय है, जो मौर्य काल है और मौर्य काल के बाद की स्थितियाँ आती हैं।
तो जैसे जैसे समय पाली में बीतता गया, शुरुआत के बाद की स्थितियों में विदेशी यूनानी आए और जो यहाँ की जनजातियाँ थीं उनका भी विलयन हुआ। तो इससे संस्कृत में तद्भव शब्द बढ़े, तद्भवीकरण हुआ शब्दों का, ये सम्मिलित हुए। इसके अलावा विदेशी शब्द आए और उसके बाद और जो थे देशज शब्द, इनकी देशज शब्दों को तेज़ी से इसमें सम्मिलन की परंपरा चली और ये सम्मिलित होने लगे। लोग अपने अनुसार, अपने सुविधा अनुसार, अपने जीवनचर्या के अनुसार शब्दों का यूज करने लगे, प्रयोग करने लगे। विदेशी आए तो उनको भी जो पाली भाषा के शब्द लगे वो ठीक है, अपने शब्द वो कुछ छोड़ नहीं पाए जो आसान थे, तो उसको बाहर यहाँ के लोगों ने भी अपनाया और ये एक समरस वाली भाषा एक बननी प्रारंभ हो गई। देशज शब्द में जैसे धड़, ये स्त्री के लिए प्रयोग हुआ, ढेकड़ी ये ढक्कन के लिए प्रयोग होने लगा। इस तरह से बहुत सारे शब्द, बप ये बाप के लिए प्रयोग हुआ। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द ये प्रयोग होने लगे और पाली भाषा एक जनसामान्य की भाषा बन करके संस्कृत का स्थान पूरी तरह से इसने ले लिया। कुछ उच्च वर्ग के लोग संस्कृत का प्रयोग करते रहे, यज्ञ हवन में प्रयोग, रूढ़ जो परंपराएं थी उसमें चलता रहा, धार्मिक कामकाजों में चलता रहा, लेकिन जनसामान्य की भाषा पाली में हुई। और पाली ग्रंथों की उसके बाद, बौद्ध काल के बाद या बौद्ध काल से ही जितने ग्रंथ अधिकतर लिखे गए, विशेषकर बौद्ध धर्म के, वो पाली भाषा में लिखे गए। और जैन ग्रंथ जो है अर्धमागधी में, जो पाली के करीब है, उसमें लिखे गए। और इस तरह से एक ऐसी भाषा सामने आई जो संस्कृत से इतर थी और लोगों को ग्राह्य थी। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।